महत्वपूर्ण प्रश्नावली बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति उपयोगी है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर जो है उनका संबंध हम सभी जानते हैं लर्निंग बाय इनसाइट यानी सूझ का सिद्धांत अधिगम का जो है उसी से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो 14 बताई है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान यानी कि ब्रेन स्टार्मिंग मॉडल जो है वह एलेक्स ऑसबॉर्न द्वारा दिया गया था। ये बच्चों में मुख्य रूप से सृजनात्मकता के विकास के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये शब्द भी हम याद कर लें, हम जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के विकास के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न इससे यह भी पूछा जाता है कि ब्रेन स्टार्मिंग मॉडल जो है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ब्रेन स्टार्मिंग मॉडल जो है उसका प्रयोग बच्चों में सृजनात्मकता यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन जो लास्टली इसका गोल होता है वो होता है समस्या समाधान। बच्चों के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद वो बच्चे तरह तरह से अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाएं देते हैं, अनोखी प्रतिक्रियाएं, उन अनोखी प्रतिक्रियाओं में से फिर वर्गीकरण किया जाता है, चयन किया जाता है। तो अंतोगत्वा जो गोल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान, पर मेन इसका जो फोकस है वो है सृजनात्मकता का विकास। निम्न में से प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? पावलोव महोदय के प्रयोग में, जिसके लार ग्रंथियों पे उन्होंने प्रयोग किया था। आगे चलते हैं, लर्निंग की थ्योरी है इनकी, पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? नमनीयता, मौलिकता, प्रवाह और विस्तारण, टॉरेंस महोदय ने ये वर्गीकरण ये दिए थे विशेषताएं, और ये चारों के चारों सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। ये बच्चे द्वारा किया गया रिस्पांस कितना ओरिजिनल है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितने सारे उसने रिस्पॉन्सेस किए हैं, ये सारे के सारे मेन जो है सृजनात्मकता से रिलेटेड हैं। युयुत्सा है, अभी अभी हमने बात की मूल प्रवृत्तियों की, तो ये जो है युयुत्सा मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उन्हीं से संबंधित है। प्रत्येक एक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा हुआ है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहले कौन आता है, मूल प्रवृत्ति या संवेग? तो पहले संवेग का जन्म होता है और उसके बाद व्यक्ति मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार करता है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक बच्चा भूखा है और एक व्यक्ति उसे देखता है, तो सबसे पहले उसके मन में जो संयोग, उसके मन में जो उसके प्रति करुणा या वात्सल्य यानी कि टेंडरनेस जो है, टेंडरनेस का संवेग जागता है उस व्यक्ति के अंदर। और जब ये संवेग जागता है तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है पेरेंटिंग की, पेरेंटल केयर यानी देखभाल और सुरक्षा की, तो वह उसके अनुकूल बिहेवियर करता है। तो किसी भी चीज को देख करके सबसे पहले मूल प्रवृत्ति, पहले संवेग आता है मूल प्रवृत्ति से संबंधित, और फिर व्यक्ति वो मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार करता है। यानी ऑर्डर में संवेग पहले होगा, मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार बाद में होगा। आगे चलते हैं हम। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। क्योंकि यहाँ सामाजिक विकास की स्पेशली बात की गई है, तो समाज से रिलेटेड जो इनका है सामाजिक परिवेश तत्व जो है, वास्तव में विकास को तो सारे तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर्टिकुलर सीमित किया गया है सामाजिक विकास को, तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही मेन इनका आंसर होगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इसमें एकमात्र जो दिखाई दे रहा है द्रुतगामी विकास का नियम, यही शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। अन्य बाकी का तो इससे संबंधित सहसंबंधित हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सिद्धांत में अगर हम देखते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये सिद्धांत ही जो है हमारा, ये विकास से नहीं बल्कि ये हमारा लर्निंग से जुड़ा हुआ है। और बाकी के ऊपर वाले और नीचे समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब विकास से रिलेटेड है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत लर्निंग से जुड़ा है, अधिगम सिद्धांतों से। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन हरलाख महोदय ने दिया है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। जब हम पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी चीज को महसूस करते हैं तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर इन सभी विकल्पों में से प्रत्यक्षीकरण ही सबसे उपयुक्त होगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ट्राई एंड एरर थ्योरी हम जानते हैं थार्नडाइक का। सबसे ट्राई और एरर थ्योरी जो है वो थार्नडाइक की है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसका स्तर अलग अलग डिफाइन किया है, लेकिन हम टर्मन को एक मोस्ट एक्नॉलेजेबल माना जाता है। अधिकतर इनका वर्गीकरण हम लोग मान्य होता है, तो उनके हिसाब से यहाँ पर 90 से लेके 109 के बीच वाला सही उत्तर होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो क्रिया प्रसूत अधिगम जो है वो स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? जब भी हम लोगों ने अपने बीएड की क्लास में देखा होगा और हम लोगों ने परीक्षा निर्माण देखा था, तो उसमें ये शब्द आता है परीक्षण के निर्माण में। जब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न रखने हैं,
किस बिहेवियर से, नॉलेज लेवल पे, कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे कितने प्रश्न रखे हैं। तो ब्लूप्रिंट बताता है कि हमको किस बिहेवियर से, किस के विकास के लिए और किस अध्याय से कितने प्रकार के प्रश्न रखने हैं, बहुविकल्पी कितने रखने हैं, विस्तृत कितने रखने हैं। यानी एक ये ढांचा होता है प्रश्नों के चुनाव का कि हमें किस पार्ट से, किस प्रकार के, किस डोमेन को, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, किसको हमको डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार के प्रश्न रखे हैं। तो ये प्रश्नों का एक ब्लूप्रिंट है, ढांचा है और परीक्षण निर्माण से जुड़ा हुआ है। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सीधे हम लोग जाएंगे पियाजे में। पियाजे ने 4 अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है, उसमें हमारी दूसरी वाली जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? इस परीक्षण का प्रयोग मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो है, इसका संबंध हमारा है व्यक्तित्व से, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है वो बहुत ही ज्यादा, रुचि भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमें अंदर से कोई अभिप्रेरणा मिल जाती है, अगर हमारी रुचि भी नहीं है, जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम आने वाला है, भले हमें गणित विषय में नहीं रुचि है, लेकिन चूंकि एग्जाम आ गया है, हमको बाहर से एक अभिप्रेरणा मिल रही है कि हमें एग्जाम पास करना है, तो चाहे वो हमें पसंद हो ना हो, फिर भी हम उस चीज को करते हैं। तो यहाँ रुचि से भी ज्यादा जरूरी हमारी जो चीज होगी वो कहलाएगी अभिप्रेरणा। शैशव काल का समय होता है इनफैंसी, इनफेरी, यानी कि जो इसी के नाम से लिया गया है। तो ये अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। कोहलर ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या सिद्ध किया? ये थ्योरी जो आई थी वो लर्निंग को एक रटा रटाया अनुबंधन से अलग लेकर के जाती है। ये गेस्टाल्ट थ्योरी है। कोहलर के साथ कोफका और वर्दाइमन भी थे, जिन्होंने लर्निंग को एक इनसाइटफुल एक्टिविटी के रूप में देखा और लर्निंग को एक होल एक्टिविटी के रूप में देखते हैं, समग्र परिस्थिति के रूप में देखते हैं। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे लर्निंग जो है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। यहाँ बच्चा केवल अनुबंधन, अनुक्रिया के आधार पर ही उत्तर नहीं देता है, यहाँ बच्चा समस्त परिस्थितियों को एक साथ देखता है। इसलिए हम याद रखेंगे कि कोहलर के साथ एक और नाम जुड़ा है, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है इन कोफका, कोहलर, वर्दाइमन के साथ जुड़ा हुआ है और इनकी जो थ्योरी है वो कहलाती है लर्निंग बाय इनसाइट, यानी कि सूझ द्वारा अधिगम। और यहाँ यह परिस्थितियों को, गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है परिस्थिति को संपूर्ण रूप में, समग्र, पूर्ण, एक पूर्ण रूप में उसे देखना। यहाँ पर सीखना जो है वह एक सूझबूझ प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति प्रयत्न और अभ्यास, जो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से ज्यादा यहाँ पे बच्चे के दिमाग, तार्किक चिंतन को महत्व दिया गया है। हाई लेवल एक्टिविटीज में हम इसी चीज को देखते हैं। यही थ्योरी जो है लर्निंग बाय इनसाइट। जबकि हम ये अगर देखें प्रयत्न और भूल सिद्धांत, अनुबंधन का जो विभिन्न सिद्धांत दिया है, तो उस वो छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छी आदतों के निर्माण के लिए है। लेकिन अगर हम उच्च कोटि की क्रियाओं की बात करें तो यही थ्योरी हमारे लिए, बच्चों के लिए भी बेस्ट मानी जाती है। पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? हम सब ने अपने बीएड या जो भी प्रशिक्षण डिग्री हम लोगों ने ली होगी उसमें पढ़ रखा है। उन्हीं की हम लोग, उन्हीं के अनुसार हम लोग अपनी योजना, पाठ योजना हम लोगों ने बनाई है हर्बर्ट महोदय के अनुसार। ये 5 चरण थे: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। पंचपदीय प्रणाली पाठ नियोजन की हर्बर्ट की हम लोगों ने पढ़ी है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो कैनन ने व्यक्तित्व के ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है। जुंग, क्रैशमर और स्पेंसर, इन लोगों ने अलग अलग आधारों पर व्यक्तित्व को बांटा है। ग्रंथियों के आधार पर अगर आता है तो कैनन ही सही उत्तर होगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। सृजनात्मकता बहुत ही पूछा जाता है। ये सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो का ये कथन है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। इसका उत्तर होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बच्चा अपने आसपास के माहौल में देखता है, उसका अनुकरण करता है और जब उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है, तो वो उस चीज को सीख लेता है। शाबाशी मिलने पर वो उस चीज को सीख लेता है। यानी लर्निंग, भाषा की लर्निंग बच्चों में होती है अनुकरण एवं प्रबलन द्वारा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इनका नाम मैकडूगल महोदय का ही नाम आता है इसमें। बार बार यह प्रश्न मैकडूगल से संबंधित जनरली एकाध प्रश्न होते ही होते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? यह कथन डम्बिल महोदय का है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सिद्धांतों के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इसमें से बहु अनुक्रिया का जो नियम है वो जो मुख्य नियम नहीं है, बल्कि ये गौड़ नियम है। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो भारत में इन्होंने जो प्रतिपादित किया है ये सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। यह एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन से रिलेटेड है। इन्होंने बुद्धि को जनरल और स्पेसिफिक 2 फैक्टर्स में बांटा है और जो इन्होंने जी फैक्टर कहा है, जी को ही इन्होंने बुद्धि का नाम दिया है, जो सभी कार्यों में लगभग इन्वॉल्व होती है, यानी कि जनरल फैक्टर। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि स्पीयरमैन ने किसको बुद्धि माना है, जी को या एस को? तो हमारा उत्तर होगा जी। जो सभी कार्यों में इन्वॉल्व होती है यानी जनरल फैक्टर, उसी को इन्होंने बुद्धि माना है।
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? यूपीटीईटी में बहुत ज्यादा कथन पूछे जाते हैं, तो ये उसी को ध्यान में रख करके ये प्रश्नावली मैंने निर्मित की है, तो हमें कथन तो याद करने ही होंगे। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह गिलफोर्ड महोदय का कथन है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान में सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, उसके बाद अन्य कोई कार्य करते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में एकाधिकारवादी होगा। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सही। देखते हैं आगे। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। ये तो गलत है। शिक्षण व्यवस्था प्रत्यक्षवादी होगी। ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर था बी, जो हमने सोचा था, वही सही है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास। इट मीन्स एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका जो थर्ड मनोचालक डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन जो है, वो भी इन तीनों पक्षों का विकास महत्वपूर्ण है। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? दोनों में कौन सी चीज एक है जो कॉमन है? वो है प्रस्तुतिकरण। शिक्षक जब बच्चों को कुछ सिखाता है तो विषय वस्तु को प्रस्तुत करना दोनों चरणों में, दोनों ही चीजों में, स्मृति लेवल में और बोध लेवल में, दोनों में कॉमन है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन के सिद्धांत के रूप में हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को मानते हैं। ये स्किनर द्वारा दिया गया था। एक एक सिद्धांत के कई कई नाम हैं, हमें उन सभी नामों को याद करना है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ब्रूनर महोदय ने 3 अवस्थाएं बांटी थी, जैसे जैसा हमारे पियाजे महोदय ने 4 चरणों का उल्लेख किया था, इन्होंने 3 बताया था। इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक यानी क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। तो इनमें से जो 3 नहीं है, ये जो सी है, अंतः प्रज्ञावस्था, ये ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित नहीं है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिवाद में 5 पदों का वर्णन किया, उनका सही क्रम क्या है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, जो हमारे शिक्षण के स्तर हैं, उनमें अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो मॉरिसन का जो बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान है, मॉरिसन का जो बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान है, उसके जो 5 पद हैं, उनका सही क्रम है। सबसे पहले खोज, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण, फिर संगठन, फिर वाचन। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा नहीं आता है? तो बी जो है, ये आपका जो है, ये कॉग्निटिव में नहीं आता है, बल्कि अफेक्टिव डोमेन में आता है। बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी हम लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोत्तर, उन्नतोत्तर, लंबवत। अधिगम का वक्र जो है वो लंबवत नहीं होता है। अधिगम कभी भी सीधी खड़ी रेखा के रूप में नहीं हो सकता है। शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है, अवरोध ये प्राथमिक शिक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या है। अवरोध का मतलब होता है 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में बच्चे का बने रहना। लेकिन ये चीज पहले हुआ करती थी, अब तो पास फेल करने का सिस्टम ही खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में तो फेल करना ही नहीं है, इसलिए अवरोध की ये समस्या प्राथमिक स्तर पर तो अब दिखती ही नहीं है। बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से ही अगले क्लास में हमें प्रमोट कर देना है। पास फेल जैसा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। तो अवरोध का जो ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चा 1 से कक्षा 8 तक, अब हम लोगों के यहाँ सरकारी स्कूल में तो रोका ही नहीं जाता है बच्चों को। वो पास होकर के नेक्स्ट क्लास में जाएगा ही, उसे अपने एज के अकॉर्डिंग अगली क्लास में जाना ही जाना है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इसमें पूर्व ज्ञान को हम जब कनेक्ट करते हैं वो होता है प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना कौशल में ही बच्चे के पूर्व ज्ञान से हम प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ से जोड़ते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है बच्चे जब मां के गर्भ में होता है, तभी उसका शुभारंभ हो जाता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही फेमस बुक पुस्तक है गैने महोदय का कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इन्होंने 8 प्रकार की सोपान की बताई है, हायरार्की ऑफ लर्निंग उन्होंने दी है, उसमें अधिगम के 8 सोपान इन्होंने दिए हैं। और इनकी ये पुस्तक जो है कंडीशंस ऑफ लर्निंग बड़ी ही फेमस है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, संघर्ष और तनाव की अवस्था तूफान की हम याद करते हैं, और ये भी अति महत्वपूर्ण कथन है स्टैनले हॉल का। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? हमारे यहाँ जो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग का जो सूक्ष्म शिक्षण का कुल मिलाकर के जो टाइम होता है वो 36 मिनट का होता है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन रास महोदय का है। अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, जहां पे बच्चे की लिमिट नहीं होती है, बच्चा भी आगे भी सीख सकता है, लेकिन कुछ कारणोंवश बच्चे में अधिगम जो होता है वो वहां पे रुक जाता है, वही पठार कहलाता है। कर्व हमने देखा होगा, सीखने का कर्व ऐसे, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल इंटेलिजेंस, इनका थॉर्नडाइक महोदय जो है, इनकी यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने प्रयोग जो थे बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम क्रैडल टू कर्व, विकास जो है वो चलता रहता है। जन्म से लेकर, जन्म क्या, गर्भावस्था से लेकर के जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते हैं तब तक विकास चलता रहता है। यह है निरंतरता का नियम।
संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः ही पूछा जाता है। 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में 21 ए के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से जोड़ दिया गया है। अभी जो हमारा एनईपी 2020 आया है उसमें 3 से लेकर के इस आयु को और बढ़ा दिया गया है। 3 से लेकर के हमारा 18 वर्ष तक लगभग है। भले ही इसको एक कानूनी रूप नहीं दिया गया है, लेकिन अब हमारा जो टारगेटेड ग्रुप है वो 3 से लेकर के 18 वर्ष तक का है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित वो बताते हैं कि किसी भी कार्य के पीछे जो होती है प्रेरित करने का जो काम करती है वो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ही होती है, जिसकी संख्या उन्होंने 14 बताई थी। और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर के व्यक्ति व्यवहार करता है या अधिगम जो भी होता है उसके पीछे यही मूल प्रवृत्तियां ही हैं। ये 50 प्रश्नों की एक सूची थी। अगले 50 प्रश्नों को हल करने के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा।